पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होय। हेलो फ्रेंडो, आप सभी का मेरे यूपीएससी की पाठशाला चैनल पर स्वागत है। हम लोग भारत के विशाल मैदान का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे भारत की अवस्थिति। तो भारत की मानचित्र पर अवस्थिति जो है इसको पहले देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग मैदान को वर्गीकृत करेंगे, संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। फिर इसके बाद हम वर्गीकृत करेंगे प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर विशाल मैदान का वर्गीकरण देखेंगे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं विशाल मैदान के अवस्थिति के बारे में। तो विशाल मैदान जो है इसकी अवस्थिति उत्तर में हिमालय पर्वत क्षेत्र और दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के मध्य में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। तो दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार और उत्तर में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में विशाल मैदान की अवस्थिति पाई जाती है। तो अब देखते हैं कि इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ है। प्राचीन काल में ये टेथिस सागर का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियाँ हैं उनसे इस क्षेत्र में लाए गए अवसादों के निक्षेप से इस विशाल मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस मैदान में मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी विशाल नदियां तथा उनकी सहायक नदियों ने अपने निक्षेप के जमाव से इस मैदान का निर्माण किया है। तो इसमें लिखते भी चलते हैं साथ साथ। तो इसमें लिखिए उत्तर पर्वत या हिमालय पर्वत, उत्तर पर्वतों एवं दक्षिणी पठारों के मध्य, दक्षिणी पठारों के मध्य इसकी अवस्थिति पाई जाती है, इसकी अवस्थिति पाई जाती है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक इस मैदान का विस्तार पाया जाता है। ये जो मैदान है इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर इस मैदान की चौड़ाई पाई जाती है। तो पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, पश्चिम वाला ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर इस मैदान की चौड़ाई अधिक पाई जाती है। किंतु जैसे जैसे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इस मैदान की चौड़ाई में उत्तरोत्तर कमी आती जाती है। इसी प्रकार से यह मैदान पूर्व की तरफ जब चलते हैं तो इसमें समुद्र तल से इसकी ऊंचाई में कमी आती है तथा पूर्व से जब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो इसमें इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। तो ये हो गया विशाल मैदान के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर विशाल मैदान को मुख्यतः 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। हिमालय का जो गिरपद वाला क्षेत्र है जहाँ पर बजरी, कंकड़, पत्थरों से निर्मित मैदान सदृश संरचना का निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है भाबर संरचना। फिर भाबर संरचना के दक्षिण में दलदली क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है, दलदली क्षेत्र, तो उसे कहा जाता है तराई का मैदान। तो तराई के मैदान के बाद
फिर जहाँ पर बाढ़ का प्रभाव पहले कभी निर्मित हुआ करता था तो उसको कहा जाता है बांगर का मैदान, तथा जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है तो ऐसे मैदानी क्षेत्र को कहा जाता है खादर का मैदान। तो खादर मैदान का ही जो निम्न भूमि क्षेत्र होता है, जो सागरी क्षेत्र के निकट अवस्थित होते हैं, जिसे कहा जाता है डेल्टा का मैदान। तो इन संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर जो मैदान है इसको हम लोग क्रमवार तरीके से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, तो जिससे समझते हैं। पहले मेरे साथ आप लोग भी डायग्राम बनाइए। तो ये है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला, जिसे कहा जाता है शिवालिक श्रेणी। तो शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में गिरपद वाले क्षेत्रों में बजरी कंकड़ पत्थरों से युक्त संरचना पाई जाती है। इसे कहा जाता है भाबर का मैदान। भाबर के मैदान के दक्षिण में जहाँ पर दलदली क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, यहाँ पर छोटी नदियाँ उद्गमित होती हैं और अपना जल फैलाती हैं, तो जिसके कारण से यहाँ पर दलदल जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है तराई का मैदान। तराई का मैदान। फिर देखते हैं इसमें जहाँ पर पहले कभी बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता था किंतु वर्तमान समय में बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है, तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है बांगर का मैदान। बांगर का मैदान। तथा जहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है तथा नवीन जलोढ़ का निर्माण होता है तथा पुरानी जो जलोढ़ होती है उसका अपरदन होता है, तो ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है खादर का मैदान। खादर का मैदान। तो इसमें हम लोग उत्तर का जो विशाल मैदान है संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहला है, फर्स्ट नंबर है भाबर का मैदान। तो इसकी अवस्थिति जो है पाई जाती है शिवालिक हिमालय के गिरिपद वाले क्षेत्रों में। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे तराई का मैदान। तराई का मैदान। तो तराई का मैदान, तो जहाँ पर जो भाबर वाले क्षेत्र में जो छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती हैं किंतु तराई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर पुनः स्थल पर आ जाती हैं, तो जिसके कारण यहाँ पर जलीय क्षेत्र का जमाव होता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को दलदली क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसे ही तराई के मैदान के रूप में जाना जाता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे बांगर के मैदान को। तो बांगर का मैदान भी जलोढ़ से निर्मित मैदान होता है। यहाँ पर प्राचीन समय में बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता था किंतु वर्तमान समय में यहाँ पर बाढ़ का प्रभाव निर्मित नहीं होता है। तो ऐसे मैदानी क्षेत्रों को कहा जाता है बांगर का मैदान। तो बांगर वाले मैदान वाले क्षेत्र में ही यहाँ पर कंकड़ युक्त संरचनाएं भी देखने को मिलती हैं, जिन्हें ही रेह या कल्लर कहा जाता है। तो इसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे खादर का मैदान। तो खादर का जो मैदान होता है यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का प्रभाव निर्मित होता है। तो बाढ़ का जब प्रभाव निर्मित होगा तो यहाँ पर जो पुरानी जलोढ़ है तो उसका तो अपरदन हो जाएगा, किंतु जो बाढ़ के साथ अवसाद आते हैं उनके निक्षेप से या निक्षेपण से तो यहाँ पर नवीन मिट्टी का जमा होता है, तो इसे ही कहा जाता है खादर का मैदान। खादर का मैदान जब सागरी क्षेत्र में निर्मित होता है, सागरी क्षेत्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में निर्मित होता है, तो उसे ही कहा जाता है डेल्टा का मैदान। अब हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए सबसे पहले भाबर का मैदान। भाबर का मैदान। तो भाबर का जो मैदान है यह शिवालिक हिमालय के ये है
ये है शिवालिक हिमालय, ये है शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कंकड़ पत्थर और बोल्डरों से निर्मित जो संरचना है, जो मैदान सदृश दिखाई देती है, इसे ही कहा जाता है भाबर का मैदान। भाबर का मैदान। तो इसका जो विस्तार है, पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में तीस्ता के पूर्व में तीस्ता के मध्य, सिंधु नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये लगभग 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ा है। 16 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है या फैला है। इसको फिर से डायग्राम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से, तो जैसे पश्चिमी सीमा निर्धारित करती है सिंधु नदी और इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है तीस्ता नदी। तो सिंधु नदी और तीस्ता नदी के मध्य में 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में भाबर का मैदान पाया जाता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बड़े बड़े बोल्डर, पत्थर, बजरी युक्त संरचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यही है क्या है, भाबर का मैदान। ये है सिंधु नदी और पूर्व में है तीस्ता नदी। तो इसमें लिखिएगा 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला है। तो यहाँ बड़ी नदियाँ, यहाँ बड़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर तथा बजरी का जमाव पाया जाता है। बजरी का जमाव पाया जाता है। यहाँ पर प्रायः जो छोटी नदियाँ होती हैं लुप्त हो जाती हैं। यहाँ प्रायः छोटी नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ये हो गया भाबर मैदान की विशेषता। अब हम लोग देखते हैं भाबर के मैदान के दक्षिण में जिस संरचना का निर्माण हुआ है उसे कहा जाता है तराई का मैदान। तो अब हम लोग देखेंगे तराई के मैदान को। तो हेडिंग डालिए तराई का मैदान। तराई का मैदान। इसमें सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया शिवालिक हिमालय या बा हिमालय, या इसे ही कहा जाता है हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी। तो हिमालय के या शिवालिक हिमालय के दक्षिण में जहाँ कंकड़ युक्त संरचनाएं या बड़े बड़े बोल्डर पत्थर पाए जाते हैं तो उसको कहा जाता है भाबर प्रदेश। और इसी भाबर प्रदेश के दक्षिण में जहाँ पर दलदल जैसी संरचना का विकास हुआ है उसे ही कहा जाता है तराई का मैदान। तराई का मैदान। इसको हम लोग देखते हैं।
तो इसमें लिखिएगा भाबर के दक्षिण में भाबर के दक्षिण में 15 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र चौड़ा दलदली क्षेत्र तराई कहलाता है। तराई या तराई का मैदान कहलाता है। यहाँ जब छोटी नदियाँ यहाँ पर आकर अपना जल फैलाती हैं तो यहाँ पर इस क्षेत्र में अत्यधिक नमी साथ ही साथ यहाँ पर अत्यधिक सघन रूप से जैव विविधता पाई जाती है। तो इसमें लिखिए घने वन, समृद्ध जैव विविधता, समृद्ध जैव विविधता पाई जाती है। साथ ही साथ इस क्षेत्र की एक प्रमुख चुनौती यह भी रही है क्योंकि यहाँ पर जल जमाव के कारण मच्छर जनित बीमारियों की प्रतिवर्ष यहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसे डेंगू और इंसेफेलाइटिस जैसे रोग जो यहाँ पर हैं मच्छर जनित, तो यहाँ की इस क्षेत्र की प्रमुख समस्या रही है। तो इसमें लिखिए इन क्षेत्रों में मच्छरों से होने वाले रोग स्वास्थ्य के संदर्भ में एक प्रमुख चुनौती है। वर्तमान समय में क्या हुआ है कि ये जो तराई वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया गया है। तो कृषि क्षेत्र को विस्तार करने के लिए तो यहाँ पर जो सघन वन पाए जाते थे उनको यहाँ से काटा गया है। तो इससे यहाँ पर कृषि कार्य को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जैसे यहाँ पर कृषि की जाती है, गन्ने की कृषि की जाती है, साथ साथ यहाँ पर धान की कृषि की जाती है। तो इसमें लिखिएगा वर्तमान में इन क्षेत्रों में वनों को काटकर कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। ये हो गया तराई के मैदान के बारे में। अब हम लोग देखते हैं बांगर के मैदान को।
तो हेडिंग डालिए बांगर का मैदान। या तो हम लोग ऐसा करते हैं कि बांगर का मैदान और खादर के मैदान को साथ ही साथ डेल्टा के मैदान को एक अलग वीडियो में कर लेते हैं, क्योंकि अगर इन तीनों मैदानों को पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।